हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं उनको अब रिवाइज करते जा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो फेसेस के बारे में मैंने बता दिया था। फेसेस के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से इमरजेंसीज में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फेस होते हैं। लेकिन उसमें से एक फेज स्टिल रह गया था। तो जो रह गया था पहले हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर जो हमारा न्यू टॉपिक होगा उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट फेज हमारा बचा हुआ था वो था रिकंस्ट्रक्शन फेज। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। रिकंस्ट्रक्शन करना, दोबारा से किसी चीज को बनाना। दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज। ये सबसे ज्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज है क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी डिजास्टर आया है तो डिजास्टर ने क्या किया कि कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई भी प्राइवेट बिल्डिंग, कोई भी ब्रिज, कुछ भी था, फ्लाईओवर वगैरह, उसको डिस्ट्रॉय किया। राइट। पहले सपोज करिए कि 500 करोड़ में या 1000 करोड़ में कंस्ट्रक्शन हुआ था। अब उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने के लिए दोबारा से 500 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं है 100 करोड़ के बना देंगे, पता चले वो बीच में फिर टूट गया, कोई फायदा तो है नहीं है। तो रिकंस्ट्रक्शन फेज क्या एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। दिस फेज बिगिंस इन ट्रांजिशनल फेज। ये जो फेज है ना, ये ट्रांजिशनल फेज से ही स्टार्ट हो जाता है। ट्रांजिशनल फेज में हम लोगों ने कल देखा था कि किस तरीके से कोई भी डिजास्टर आता है तो हम उसको पहले मैनेज करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। देन मैनेज करने के बाद हम फिर उस अपनी लाइफ को नॉर्मल करना स्टार्ट करते हैं। और नॉर्मल लाइफ कब हो सकती है? जब जो चीज डिस्ट्रॉयड हो गई उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। People reconstruct their buildings and facilities like roads and water supply are restored. लोग अपनी बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड्स को ठीक करते हैं, वाटर सप्लाई को रिस्टोर करते हैं। फार्मिंग प्रैक्टिस आर रीस्टार्टेड। जितनी भी फार्मिंग बिल्कुल एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉयड हो गया दोबारा से उसको रीस्टार्ट किया जाता है। देन इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाता है। ऐसा तो है नहीं है कोई चीज डिस्ट्रॉय हुई और एक दिन में बन गई। महीनों लग जाते हैं किसी चीज को बनाने के लिए। प्लैनेट अर्थ हैज एक्सपीरियंस्ड मेनी नेचुरल डिजास्टर। हमारे इस अर्थ पर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हैं जो टाइम टू टाइम आती रहती हैं। लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज डिजास्टर ब्रिंग्स नर्वनेस टू द माइंड। इस डिजास्टर के बारे में सोचते ही हमारे माइंड में क्या एक तरीके से हम डर जाते हैं। नर्वनेस का मतलब है कि घबराहट आ जाती है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो हम क्या करें। Most of the disasters are related unprecedented situations have been occurred in the Asian continent and region of Pacific Ocean। और डिजास्टर की बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड का मतलब होता है जो सोची भी नहीं है, कभी सपने में भी नहीं सोचा हो कि एक ही डिजास्टर आएगा और ऐसी तबाही मचाएगा। ज्यादातर ये हमारे एशियन कॉन्टिनेंट और पैसिफिक ओशन में होता है। ये था हमारा रिकंस्ट्रक्शन फेज। यहाँ तक जितने भी हमारे 3 इंपॉर्टेंट फेज थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। नेक्स्ट देखिए, ह्यूज लॉस टू द लाइफ एंड द प्लैनेट अर्थ हैज बीन अकर्ड ड्यू टू सच डिजास्टर। हमारी इस अर्थ पर बहुत सारे लाइफ का लॉस होता है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, प्रॉपर्टी का, इन डिजास्टर्स की वजह से। जनरली सच कंडीशंस ऑफ नेचुरल इम्बैलेंस have been arisen due to greed of economic progress of human being। और ये जितनी भी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है हमारी डिजास्टर की, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, जो ह्यूमन बींग्स अपना पैसा अपने डेवलपमेंट, अपने प्रोग्रेस के लिए लगा सकते थे वो उन्हें अपने डिजास्टर से बचने के लिए लगाना पड़ता है। तो जो जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ, कोरोना में क्या है। कोरोना में आप सबने देखा है कि एक वर्ड बहुत बार बोला जा रहा है कि हमारी इकोनॉमिक आज से 10 साल पहले बैक हो चुकी है। कि आज से 10 साल पहले जिस फाइनेंशियल स्टेटस से हमारी इंडिया लड़ रही थी आज उस कंडीशन पे हो गई है। क्यों? वाई? बिकॉज उनकी जो पैसा था, जो इकोनॉमिक थी, हम आगे प्रोग्रेस में लगाने वाले थे अपने डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हमें लोगों की जान बचाने के लिए फंड देना पड़ा, लोगों के इलाज के लिए पैसा देना पड़ा गवर्नमेंट को।
तो जो इकोनॉमिक उन्होंने अपने प्रोग्रेस के लिए लगा रखी थी वो किनको चली गई, वो इस डिजास्टर से बचने के लिए चली गई। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम लोग 10 साल पीछे इकोनॉमिक जैसे फेस कर रहे थे वैसे हो गए हैं। इन रियलिटी ओल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सेवरल इयर्स हैव बिकम फेयर्स। अगर एक रियलिटी में बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं जो सालों से चली आ रही हैं वो आगे जाके भी हमें परेशान करती ही करती हैं। एग्जाम्पल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइट। ये कोई नई प्रॉब्लम तो है नहीं है, ओल्ड प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसी वैसी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो डिजास्टर आ रहे हैं, डिजास्टर आ रहे हैं तो फिर सब कुछ खराब हो रहा है फिर, राइट। इट्स इंक्रीजिंग नीड्स emerging problems out of it and now at the extreme है। ये जो प्रॉब्लम है ना ये धीरे धीरे ऐसा नहीं है करके खत्म हो जानी है, ये प्रॉब्लम आगे बढ़नी है और हमें नहीं पता इसका एंड कब होगा। वी डोंट नो इसका एंड कब होगा, कब ये प्रॉब्लम रुकेगी और कब हम एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएंगे वो भी हम नहीं जान पाते कभी भी। Such disasters have been increased after the World War II। बहुत सारे डिजास्टर थे जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आए थे, आई मीन टू से 1947 के बाद। Conditions of instability arises in the country due to various reasons like economic inequality, racial and religious differences, etc। जैसे हम लोग बात करें कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जितने भी डिजास्टर आए कुछ में से कुछ था इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। उसमें से एक डिजास्टर की हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक इक्वलिटी है। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब होता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ऐसी कंडीशन हो गई थी कि लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए। कुछ लोगों के पास था तो वो एकदम हायर स्टैंडर्ड बन रहे थे, कुछ के पास बिल्कुल नहीं था और कुछ के पास जो थोड़ा बहुत था वो उनका भी रोज के खाने पीने में। तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बहुत बढ़ती और जो आज भी चली आ रही है, जो आज भी चली आ रही है, खत्म नहीं हुई है। रेशियल, रेशियल में आ जाता है कि रेस में जैसे मेल और फीमेल, मेल और फीमेल में डिफरेंस करना, एक व्हाइट कलर पर्सन एक गोरे और काले में, सिंपल बात करें तो उनमें डिफरेंस करना इतना नहीं है शायद रेशियल का, रेशियल डिफरेंस शायद इतना नहीं है लेकिन स्टिल है, कुछ परसेंट तो है। रिलीजियस डिफरेंस, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में 100% जो एक डिफरेंस है ना वो रिलीजियस डिफरेंस है। आप कहीं भी चली जाइए, किसी भी सोसाइटी में चली जाइए, अगर आप न्यू हैं, कौन सी कास्ट है, कौन से रिलीजियन से हो, गलती से आपने बोल दिया मोमडन है तो बिल्कुल ही आपकी बननी नहीं है। हिंदू है तो बन जाएगी, और हिंदू में भी अगर आपकी कास्ट सेम नहीं हो रही है, वो ठाकुर है, वो पंडित है, अभी जो भी है, तो वैसे भी नहीं बननी। मुझे ऐसा लगता है जो एक, मुझे नहीं, एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया तो सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा डिफरेंसेस है ना वो रिलीजियस के डिफरेंसेस है। एक कौन से रिलीजन से हो, कौन से कास्ट, क्या करना है कास्ट का, वो तो इंसान ही, भगवान ने थोड़ी ना कहा भाई तू नीचे जा और मॉडर्न बनो या सिख बनो, उन्होंने सिर्फ इंसान भेजे। ये रिलीजियस डिफरेंस क्यों आते हैं पता नहीं बाकी का। के अलावा जो नेक्स्ट है incidences like terrorism, addiction, social differences have been a routine now। इसके अलावा बहुत सारे differences हैं जैसे टेररिज्म, टेररिस्ट वगैरह, एडिक्शन हुआ, सोशल डिफरेंसेस हुए। सोशल डिफरेंसेस में जैसे कोई हायर क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई बिल्कुल लोअर क्लास का है, कुछ लेबर वर्ग के होते हैं जिनमें एक हायर क्लास का पर्सन होगा वो मिडिल और लोअर क्लास को कुछ भी नहीं समझेगा, एक मिडिल क्लास का होगा तो वो लोअर क्लास को नहीं समझेगा, लोअर क्लास का वो तो सबको समझेगा क्योंकि वो तो है ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या ये सोशल डिफरेंसेस, तो जरूरी नहीं है कि डिजास्टर का मतलब सिर्फ यही हो कि एक तूफान आया, आंधी आई, ब्लड, जो इसके अलावा फ्लड वगैरह आई, सिर्फ यही नहीं होता। इंडिया में या कह सकते हैं पूरी अर्थ पर बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस है, इतने बहुत सारी चीजें हैं, इनइक्वलिटी है जो कहीं ना कहीं एक डिजास्टर है हमारे इस पूरी अर्थ पर, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल इज ऑल्सो बैड इन डेवलप्ड कंट्रीज। प्रोडक्शन एंड यूज हार्मफुल केमिकल्स का, एक्चुअली बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसको पहले बनाया जाता था, यूज किया जाता था और हमारे इस अर्थ पर बहुत मतलब उनका
गलत यूज हो रहा था, बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से बहुत सारे ऐसे बहुत सारे डिजास्टर तो इस वजह से हुए हैं बिकॉज ऑफ केमिकल्स। आप लोगों को याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था केमिकल सब्सटेंसेस का, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो हिरोशिमा और नागासाकी पूरी सिटी थी पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई थी। आज भी कहा जाता है, हमने तो नहीं देखा बस सुना है पढ़ा है कि आज भी वहां पे जो पर्सन जो बेबीज प्रोड्यूस्ड होते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं वो उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। किसी का ब्रेन डेवलप नहीं है, किसी के हैंड्स में प्रॉब्लम, किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम, किसी के लेग्स में प्रॉब्लम। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज में ये सही है कि बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, ऐसे केमिकल्स का क्या है, बिल्कुल बैन होना चाहिए ऐसे केमिकल्स पर, नो यूज नो प्रोडक्शन। However, production of either same or those chemicals which can wipe out the human race is common in developing and poor countries. लेकिन still ये केमिकल्स भले ही डेवलपिंग कंट्रीज में बैन कर दिए हो गए, लेकिन जो हमारी पुअर कंट्रीज हैं जो स्टिल अपने आप को डेवलप कर रही हैं, वहां पर वो अपने आप को आगे प्रोग्रेस करने के लिए उन केमिकल्स का स्टिल यूज करते हैं। नुकसान भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि नुकसान नहीं होता। अगर वो यूज कर रहे हैं अपने फायदे को अपने आप को डेवलप करने के लिए तो नुकसान भी होता है, जो कि गलत है। जैसे कि आपको एक डायग्राम में दिखाया होगा, इन 2014 देयर हैड बीन अ ह्यूज एंड स्लाइड इन द विलेज मालिन ताल एम्बोगॉन डिस्ट्रिक्ट पुणे। पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है मालिन ताल एम्बोगॉन, इसमें लैंडस्लाइड आया था बहुत भयंकर 2014 में। फॉलोइंग यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, दिस वन, कितना ज्यादा ही लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड तो समझते ही है जो जमीन खिसक जाती है, लेयर्स जो खिसकती चली जाती है, ज्यादातर ये रेनी सीजन यानी कि मानसून सीजन एंड स्पेशली माउंटेन या हिल एरियाज में होती है। 2014 में आई थी डिस्ट्रिक्ट पुणे में। नेक्स्ट है अनदर सच थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट। इसके अलावा हम लोग मैन मेड डिजास्टर की बात करें, मैन मेड डिजास्टर सबसे ज्यादा होता है एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स की वजह से, जहां पर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में बहुत सारी रेडिएशंस का लीकेज होता है। और वो लीकेज क्या करती है, हमारे उस पूरे एरिया या पूरे उस स्टेट या कंट्री को धीरे 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 करके एक डिजास्टर की तरफ ले जाती है। कभी कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कभी कभी इतनी ज्यादा गैस या फिर रेडिएशन लीकेज हो जाती है कि पूरे वहां के लोग बेहोश हो जाते हैं, या फिर कोई कोई उनके अंदर अगर रेडिएशन और टॉक्सिक गैस अंदर चली गई उनकी बॉडी में तो डेथ हो जाती है। यहाँ पर रशिया में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एटॉमिक एनर्जी प्लांट से रेडिएशन का लीकेज हुआ था रशिया के चेर्नोबाइल सिटी में, और इतना ज्यादा हुआ था कि आधे लोगों की वो जो रेडिएशन है उनकी बॉडी के इफेक्ट कर गई थी और आधे लोगों की वहां पे डेथ हो गई रशिया। Its ill effects are experienced in the region and this atomic energy plant was only used for electricity generation. भले ही इस एटॉमिक एनर्जी प्लांट का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जाता है, लेकिन इसके जो हजार्ड्स हैं, हजार्ड्स का मतलब जो चीजें इफेक्ट्स हैं, लोग उस एरिया में तो एक्सपीरियंस करते ही करते हैं, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एग्जाम्पल में हिरोशिमा और नागासाकी, आज भी जो जनरेशन पैदा होती है उनको वो उस केमिकल उस एटॉमिक एनर्जी का जो एक्सपीरियंस है वो करना पड़ता है। Nowadays, many countries are equipped with atomic energy, and out of this, risk of radiation leakage is increasing due to carelessness. और आज के टाइमिंग पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक सिटी जनरेट करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने एटॉमिक एनर्जी को इक्विप्ड कर लिया है, इस तरीके को अपनाया है, जिसकी वजह से उस एटॉमिक एनर्जी की जो रेडिएशंस निकलती हैं उसका लीकेज का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि लोग बाग देखिए, हम लोग चाहे कितनी भी अपने आप को केयर कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे भूल हो ही जाती है, और उसी भूल की वजह से हम लोगों को जो डिजास्टर है, चाहे मैन मेड हो चाहे फिर नेचुरल हो, वो चीज हमें देखना पड़ता है। Hence, importance of disaster management has become the foremost need
ऑलमोस्ट ऑल द नेशन। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम डिजास्टर को ना कैसे मैनेज करें। अगर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टाइम एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम लोग जो मैनेजमेंट आज के टाइमिंग पे कर सकते हैं ना, वो आगे चल के तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिजास्टर आया लोग मरे, डिजास्टर आया डेथ हुई, डिजास्टर आया डेथ हुई, बचने का कुछ नहीं होगा, बचने का चांस भी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट डिजास्टर आएगा और लोग आगे मौत हो जाएगी। हम उसे फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक टाइम पीरियड होता है कि आप उसको अपने हैंड ओवर कर सकते हो, लेकिन जब वो टाइम पीरियड निकल जाता है फिर कुछ नहीं हो सकता। राइट। Next है, in fact, it is the most necessary for citizens for all countries because they are the main sufferers in the type of disaster. और सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो उस कंट्री के सिटीजन्स की बनती है, लोगों की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो लोग बाग करते हैं, वहाँ के जो पर्सन है, कोई और नहीं करता, वहाँ के पर्सन करते हैं। तो हम लोगों की ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इस चीज को रोके बना करे, ये वहां के सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि डिजास्टर आने से पहले वो किस तरीके से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी खुद की भी होती है। ऐसा नहीं है पूरा डिपार्टमेंट पे डाल दिया, रेस्क्यू टीम आएगी तभी बच जाएंगे, बस नहीं, ऐसा नहीं है। Hence, direct participation of citizens in disaster management is highly necessary. तो हम कह सकते हैं कि अगर सिटीजन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा ये इफेक्टफुल होगा। Similarly, disaster management schemes should be changed with respect to location, time and nature of the disaster. And जो disaster management scheme होती है ना, हर किसी कंट्री की, हर किसी की स्टेट या सिटी की अलग अलग होती है, ये भी सोच लीजिएगा, क्योंकि हर किसी सिटी या स्टेट में एक जैसा डिजास्टर तो आ ही नहीं रहा। सपोज करिए मुंबई में फ्लड ज्यादा आती है, बारिश ज्यादा आती है, तो वहां का जो डिपार्टमेंट होगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसके अपने कुछ अलग मेथड्स होंगे वहां से के लोगों को बचाने के लिए। सपोज करिए कहीं पर साइक्लोन ज्यादा आता है तो वहां पे लोगों को बचाने के उनके अलग मेथड होंगे। कहीं पर अर्थक्वेक ज्यादा होता है तो वहां के लोगों को बचाने के कुछ अलग मेथड होंगे। तो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जो स्कीम्स है ना, डिपेंड करता है एक तो डिजास्टर कैसा है प्लस लोकेशन कौन सी है, तो वहां पे ये सारी चीजों को अलग अलग मेथड से किया जाता है। इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। और हाँ, ये कोई सिर्फ एक पीरियड के लिए नहीं होता है, ये ऑल टाइम के लिए होता है। ऑल टाइम का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक बार डिजास्टर आया, एक बार उस मेथड को यूज कर लिया, वो बाद में नहीं करेंगे भाई, दूसरी बार वो मेथड यूज करना पड़ेगा अगर वो दोबारा से डिजास्टर आता है। थर्ड बार डिजास्टर आता है तो दोबारा से यूज करोगे, फोर्थ टाइम डिजास्टर आता है तो फिर से यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है ना, जब जब डिजास्टर आएगा, जब जब उस मेथड उस लोकेशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। ओवरऑल there may be any type of disaster and it should be overcome. Concept of disaster management has been arisen out of this only. हम डिजास्टर को मैनेज तभी कर सकते हैं जब हमें उस टाइप डिजास्टर का टाइप पता हो। अगर हमें उस डिजास्टर का टाइप पता है कि नेचुरल है या मैन मेड है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो ब्लास्ट है, फॉरेस्ट फायर है, या फिर फ्लड है या लैंडस्लाइड है, अगर हमें उसे टाइप पता है तो उसको मैनेज करने को भी हमें आसानी हो जाती है। अगर फ्लड आई है तो जो आपकी हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, क्योंकि जमीन से तो भेज नहीं सकते। अगर साइक्लोन आया है तो फिर वहां पे जो आपके रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, वहां के लोगों को वहां से एरिया से निकालने के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं कर सकते, हमें डिजास्टर के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है कि एक्चुअली में वो डिजास्टर कौन सा है, कौन से टाइप का है, प्लस किस कंडीशन और किस स्टेट या किस लोकेशन पे वो आ रहा है। अब हम लोग पर्टिकुलरली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हम डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब यही पढ़ा कि क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या नहीं। अब एक्चुअली में किस तरीके से हम उसको मैनेज करें वो पॉइंट्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डिजास्टर में भी माइनर और मेजर। डिजास्टर माइनर मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़े लेवल पर भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम भी हो सकता है। It should be overcome and effective disaster management is necessary for it.
तो चाहे वो कैसा भी हो, माइनर हो, मेजर हो, शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन उसका इफेक्ट तो रहेगा ही ना। शॉर्ट इफेक्ट हो चाहे माइनर इफेक्ट हो चाहे मेजर इफेक्ट, रहेगा तो सही। अब उस इफेक्ट को हमें मैनेज करना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी है। भले ही वो माइनर है, तो अब ऐसा मत सोचिए कि माइनर है, अरे कुछ नहीं हो रहा। स्टिल आप अपनी तैयारी करके रखिए, कोई बात नहीं, माइनर है, छोटा है, चलेगा, बट हम बचेंगे अपने। There is a close relationship between disaster management and public participation. डिजास्टर मैनेजमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन के बीच में एक क्लोज रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है, जितनी भी रेस्क्यू टीम है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, के अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं है कि लोग बाग एक अकेला इंसान है भाग गया कि छोड़ो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपनी जान प्यारी, ये चीज गलत है। आप किसी सिटी में रहते हैं, किसी विलेज में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं सोसाइटी में, तो आपका ये आपका कह सकते हैं हक है, ये आपका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं वर्क कर रहे, अपनी पूरी सोसाइटी के लिए वर्क करना है। जब आप किसी सोसाइटी में जाते हैं ना, तो ये सोच के नहीं जाते हमें वहां अकेला रहना है, अपने आप से मतलब है कि वहां के लोगों के साथ अपना रिलेशन बनाएंगे, हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, ये होता है। इसीलिए ना पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। Disaster management is either prevention of disaster or making arrangement to face it or at least achieve the abilities to face it. डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर से बचने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करना, उस डिजास्टर को फेस करना और अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी रखना कि हम उससे बच सकते हैं। जैसे स्कूल्स में मैंने आपको बताया कि जहाँ कहीं भी डिजास्टर आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं ना, वहां के स्कूल्स में ना एक लेक्चर ऐसा जरूर कराया जाता है जहां पर बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो डिजास्टर से ओवरकम आए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल भी बताया था कि जैसे कोई क्लास है, क्लास में टीचर ने क्या किया, एक अर्थक्वेक जैसा माहौल क्रिएट किया और बच्चे को स्टेप बाय स्टेप बताया कि जब कभी भी आपको लग रहा है कि अर्थक्वेक आने वाला है, व्हाट विल यू डू, सबको पहले आगाह कर दीजिए, एक अनाउंसमेंट कर दो, देयर इज अ डिजास्टर, यानी कि अर्थक्वेक आया हुआ है। और फिर सब लोगों को स्टेप बता दिए जाए। सेकंड स्टेप कि आप लोग को क्या करना है, अपनी अपनी टेबल के नीचे अपने सर को ढक लेना, ताकि कोई भी ऊपर से चीज आपके सर पर ना गिरे। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अगर पहले वेट करना है कि वो कि जो अर्थक्वेक है खत्म हो रहा है कि नहीं। अगर अर्थक्वेक बढ़ता जा रहा है तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको तुरंत उस क्लास को छोड़ के ग्राउंड में जाना है, ताकि बिल्डिंग वगैरह अगर गिर रही है एनीथिंग तो आप लोग सुरक्षित हो जाए। तो इस तरीके के प्रिवेंशन, इस तरीके के जो मेथड्स हैं बच्चों को या बड़ों को बताने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज करिए फायर लग गई है किसी भी सोसाइटी या बिल्डिंग में, लगी नहीं है बट सपोज इट, तो क्या होगा यहाँ पर कि वहां के पर्सन को सबसे पहले क्या है, सबकी सोसाइटी में क्या अलार्म लगे रहता है कि अगर आग लग जाती है तो उन्हें पता चल जाता है। सबसे पहला काम आपको करना है कि आप सारे जितने भी स्विचेस वगैरह हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को उनको ऑफ कर दीजिए। ये इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे ज्यादा आग पकड़ेगी, सारे स्विच ऑफ कर दीजिए। सेकेंड स्टेप आपको करना है कि आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आपके आसपास के पड़ोसी हैं, सबको बता दीजिए आग लगी है, जल्दी से नीचे जाइए। लिफ्ट का यूज तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपने बंद कर दी है, आपको ध्यान रखना है। और बाई चांस कुछ भी हो सकता है कि आग लगी लिफ्ट में, कुछ भी हो गया तो भी है, फिर वहां लिफ्ट से काम भागेगी, तो बेटर कि आप सीढ़ियों से जाइए, सीढ़ियों से जाइए कहीं दूर कहीं पे। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो अगर अगर हम लोग बच्चों को बड़ों को ऐसे करना सिखाएं जहां पर डिजास्टर ज्यादा आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन डिजास्टर को फेस करने की एबिलिटीज हमें आ जाती है। नेक्स्ट, डिजास्टर इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस, इनफैक्ट इट इज अ एक्सीडेंट। क्योंकि जो डिजास्टर है ना बहुत ही फास्ट प्रोसेस है एक तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि एक्सीडेंट है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पता नहीं रहता, आप सड़क से जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, अचानक से कार आई, उसका ब्रेक फेल हो गया, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो समझ के नहीं हुआ, आपको बचने का मौका नहीं मिला, नहीं मिला ना, तो क्या है ये एक तरीके से फास्ट प्रोसेस है, लाइक एक्सीडेंट। कब हो जाए कैसे हो जाए पता भी नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट है सेविंग्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग द कैलेमिटी एंड रिलीज ऑफ पीपल। जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ना, आपका एम कि डिजास्टर आया है तो आपको उसको मैनेज करना है, तो आपका क्या एम होना चाहिए
आपका एम होना चाहिए कि आपके आसपास के लोग, एरिया या फिर सोसाइटी में या कहीं पर भी कोई भी लोग हैं, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप लोगों की जान बचाएं, उनको इस एरिया से बाहर निकालें। डरना नहीं है, हिम्मत दिखा के। सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ द पीपल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। लोगों को जब डिजास्टर आता है तो उनके घर बिगड़ जाते हैं, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, टूट गए, खाने के लिए इनकी जो एसेंशियल नीड्स है सब खत्म हो जाती है। तो बेटर है कि हम लोग उन लोगों को क्या है, वो सब चीजें प्रोवाइड करें उस टाइम पीरियड के लिए, जब तक वो खुद नॉर्मल नहीं हो जाते। The restore the human life in the reason by creating reconciliation and disaster. ह्यूमन लाइफ में दोबारा से रिस्टोर करने का इसको रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है कि उनको बताना कि कुछ भी चीज खत्म नहीं हुई है, आप दोबारा से मेहनत करिए और दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करिए। जितना पैसा है उसको अपने दोबारा से नॉर्मल लाइफ में बैक होने के लिए यूज करिए। रिहैबिटेट डिजास्टर विक्टिम्स। रिहैबिटेट का मतलब है लोगों जहाँ कहीं भी विक्टिम्स वगैरह हैं, फंस गए हैं, कोई भी है, वहां से उस जगह से निकालिए, दूसरी जगह एकदम सेफ जगह पर पहुंचाइए। Considering protective measures in disaster such as disaster will not reach in future, so take to reduce their intensity. और अगर आपको एक ऐसी डिजास्टर से गुजर चुके हो जो बहुत ही डेंजरस था, तो आगे आप ऐसे मेथड यूज करिए अपनी रिकंस्ट्रक्शन में कि फ्यूचर में वो डिजास्टर आपको इतना ज्यादा हार्म ना कर सके। यानी कि आप पहले से ही मेजरमेंट अपने पास, प्रोटेक्टिव मेजर्स तैयार रखिए कि अगर डिजास्टर आता है तो हमें इस टाइमिंग पर ऐसे करना है, किस तरीके से लोगों को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, कौन सी सेफ जगह पर जाना है। और जब फ्यूचर के लिए हम तैयार हो जाते हैं तो फिर कोई भी डिजास्टर हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि हम पहले से ही तैयार हो गए। और जब पहले से तैयार हो गए तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब वो देखिए, जो रही बात लाइफ सेविंग की, लाइफ सेविंग कर सकते हैं, लेकिन जो लाइफ की जो प्रॉपर्टी है उसको बचा लेना शायद पॉसिबल नहीं हो पाए। राइट, मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रॉपर्टी भी बच जाएगी, शायद प्रॉपर्टी ना बच जाए, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ होती है। लाइफ को बचा लिया तो आगे तो फिर सब कुछ पॉसिबल हो ही जाएगा, फिर क्या टेंशन। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द लॉसेस। कोशिश करिए कम से कम लॉस हो, हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा चीजें हम लोग अपने आप को बचा लिया तो समझ लीजिए लॉस बहुत कम हुआ। डिजास्टर आर नेवर प्लान बट लॉसेस ड्यू कैन बी प्रिवेंटेड इन अ प्लान वे। ठीक है, डिजास्टर को हम प्लान नहीं कर सकते कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेकिन डिजास्टर आएगा ये हमें पता है उस एरिया में, तो अपनी चीजों को किस तरीके से हम सुरक्षित कर सकते हैं, प्लान ये तो कर सकते हैं। Disaster management is achieving or time to time improving the ability to face the disaster through scientific and careful observation and analysis of data. देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो एक बार आता है, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, जब ये धीरे धीरे करके आने लगता है ना, तो आप उसको फेस करने में आपकी एबिलिटी आ जाती है। वो फेस करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है, फिर आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरीके से अपने आप को बचाना है और किस तरीके से वहां से बाहर निकलना है। क्योंकि जब पहली बार चीज होती है शायद हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें पता है वो अगर रिपीट होनी है तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से, किस टाइमिंग पर और कहाँ पर हमने अपने आप को बचाना। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग द एक्शन प्लान थ्रू द स्टडी ऑफ वेरियस एक्सपर्ट लाइक प्रिवेंटिव मेजर्स, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि किस तरीके से आप मेजर्स के बारे में पढ़िए कि आपको स्कूल या किसी कैंप में बताया जाए, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो ऐसे करिए, फायर लगी है तो ऐसे करिए। रिहैबिलिटेशन, अगर आप उस जगह पर बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल डिजास्टर है, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाइए। रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये कोई प्लान नहीं है, ये एक्चुअली में मैनेजमेंट है डिजास्टर का। हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्लान करना है, दिस इज नॉट अ प्लानिंग, एक्चुअली इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, कि डिजास्टर को हम कैसे मैनेज कर सकते, मैनेज कर सकते, रोक नहीं सकते लेकिन मैनेज कर सकते हैं अपने आप को बचा के। उसे हम ना रोक सकते, ना छू सकते, ना कुछ कर सकते,
बस जो कर सकते हैं अपने लिए कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे मैनेजमेंट डिजास्टर, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो से, अपने नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई ज्यादा इसमें टफ समझने वाली चीज नहीं है, सभी लोगों को पता है ये कैसा चैप्टर है। बस हमें एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आपका क्या बन जाए 10th में वो हमें पता नहीं रहता, तो इसलिए रिवीजन भी हमारा बहुत जरूरी होता है। तो ये समझ लीजिए डिजास्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से। बाकी का इसका यहाँ से जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है या टॉप पॉइंट्स हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।